सितंबर के दिन संसद भवन में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 9 वीर सपूतों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन वीर सपूतों को नमन किया। इससे पहले सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबित योजनाओं पर पीएम से विस्तार पर बात हुई है, खासकर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। हमले में जान गंवाने वाले 9 वीर सपूतों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन वीर सपूतों को नमन किया है, और इससे पहले सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबित योजनाओं पर पीएम से विस्तार पर बात हुई है, खासकर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। इक्कीस साल पहले संसद पर हुआ था आतंकी हमला। आपको बता दें कि 21 साल पहले 13 दिसंबर के दिन संसद भवन में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 9 वीर सपूतों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इन वीर सपूतों को आज नमन किया। इससे पहले सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबित योजनाओं पर विस्तार से बात हुई है, खासकर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। संसद पर हमले में 9 वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी, और आज पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है और कहा कि पीएम मोदी से भी विस्तार से बातचीत हुई है। विकास की योजनाओं पर पीएम मोदी से आज विस्तार पर बातचीत की है। लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर भी आज पीएम मोदी से सीएम धामी ने चर्चा की है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने पिकअप वाहन से करीब 96 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। बाजार में इस शराब की 7,75,000 कीमत बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग के एसपी विशाखा अशोक भद्राणी ने बताया कि पिकअप वाहन से ये शराब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग लाई जा रही थी। रात्रि गश्त में लगी पुलिस शराब के इस जखीरे को पकड़ा है। एसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है।
अवैध नशे के खिलाफ जो है जनपद रुद्रप्रयाग जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत जो है हमने कल रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की तरफ जाने वाली एक छोटा हाथी को चेक किया, तो जिसमें हमें अवैध तरीके से शराब जो है, शराब की 96 पेटियां जो है वो मिली है। इसमें अंग्रेजी शराब है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है आज की डेट में 7,75,000 की इसमें है, और इसमें हमने जो चालक है उसको भी अरेस्ट किया और कोतवाली रुद्रप्रयाग जो है इसमें मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ आज अभियान चलाया है। पुलिस ने पिकअप वाहन से करीब 96 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। बाजार में इस शराब की कीमत 7,75,000 रुपए बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग के एसपी विशाखा अशोक भद्राणी ने बताया कि पिकअप वाहन से ये शराब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग लाई जा रही थी। रात्रि गश्त में लगी पुलिस शराब के इस जखीरे को पकड़ा है। पुलिस ने एसपी ने पुलिस टीम को 2,500 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बाजार में शराब की कीमत 7,75,000 रुपए बताई जा रही है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ आज रुद्रप्रयाग में अभियान चलाया गया है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब पकड़ी है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं और आलम यह है कि प्रीतम सिंह के समर्थक जो हैं वो शुभकामनाओं के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे धड़े के जो लोग हैं वो सुबह उन पोस्टर को उतार देते हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से बिखराव कांग्रेस के अंदर आया है वो किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस समय पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। कभी किसी का पोस्टर लग रहा है तो किसी का हट रहा है, किसी का लग रहा है तो दूसरे दिन उतर जाता है। तो ये कांग्रेस में बड़ी लंबे समय से खींचतान चल रही है और मेरे हिसाब से हालांकि उनका अपना पार्टी का मामला है, हमको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, फिर भी जो मीडिया में उभर करके आ रहा है कुल मिलाकर के विपक्ष को एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और ऐसा नहीं दिख रहा है। 3 गुटों में आज की डेट में कांग्रेस बन चुकी है और तीनों गुटों में लड़ाई भी हो रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए खींचतान हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो ये उनका आंतरिक मामला है। और उधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की तरफ ध्यान ना देकर राज्य के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं और बीजेपी अपनी राजनीति चमका रही है। बीजेपी हमारी गुटबाजी की चिंता न करे, वो अपना घर संभाले। हमारे यहाँ क्या हो रहा वो इसके हमसे चिंता होने की वजह राज्य के बारे में सोचे, सरकार कैसी चले उस बारे में सोचे, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सोचे, पलायन के बारे में सोचे, कैसे रोकेंगे, प्रदेश की आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे, इसमें जवाब दे। उनके तो मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि जो मछली हमेशा मुंह खोले रहती है, बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी फंसती है। वो किसके लिए कहा था? 2 मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगा दिया था, तब बीजेपी को नहीं दिखता है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ हैं और कहीं पर भी किसी के प्रति किसी को भी कोई मन में दोष नहीं है। सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे आगे चल। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली है और बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके और उसके लिए अब अधिकारियों को फील्ड विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें से 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रधानमंत्री के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहा है, जिसमें किसानों की आय दोगुना कर राज्य की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मंडुआ, झंगोरा और रामदाना के उत्पादन पर विभाग फोकस कर रहा है, उसका उत्पादन दोगुना हो सके, उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2025 तक किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। 2023 को मोदी जी ने मिलेट ईयर्स घोषित किया है और आज मिलेट्स की इतनी डिमांड है। एक तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राशन की दुकान में हम गरीबों को राशन देते हैं
उसमें 1 किलो हम मड़ुआ भी देंगे, तो कम से कम 10 लाख टन हमारा उसमें चले जाएगा। इसी प्रकार हम मिड डे मील में, आंगनबाड़ी में भी अपने मोटे अनाज को वहां पर भेजेंगे ताकि इसकी खपत बढ़े। और दूसरा हमने एक चीज ये आज सुनिश्चित की है, परसों हमारी बोर्ड मंडी की बोर्ड की बैठक है, क्योंकि जो हमारा किसान पैदावार पैदा करता है उसका सही दाम नहीं मिलता। हम मोबाइल वैन के द्वारा किसान के घर में जाकर, उसके खेत में जाकर उसकी उपज को हम खरीदेंगे, ताकि बीज का जो 7-8 रुपए का जो बीज का व्यापारी खा जाता है, जो किसान को नहीं मिलता, वो किसान तक पहुंचेगा और इससे हमारे जो मिलेट्स है उसके उत्पादन में बढ़ावा होगा। हम मड़ुआ, झिंगोरा और रामदाना इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया। उसके लिए हम लगातार, और मैंने अपने डायरेक्टर से कहा है कि आप 20 दिन यहां रहेंगे और 10 दिन आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि जब हम कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं और धरातल पर जब जाते हैं तो बहुत अंतर होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है जब मैंने 2 गार्डनों का निरीक्षण किया। अभी मैं उससे पहले मैं चंपावत गया था, और हम अपने गार्डन्स को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे हम गंगा लहरी को गए थे, वहां पर हम हॉर्टिकल्चर, वहां पर क्योंकि गंगा के किनारे टूरिस्ट वहां पर आएगा, अच्छे अच्छे फूल वहां पर हम लगाएंगे, हट्स वहां पर होंगी, टूरिस्ट आएगा तो वहां पर ठहरेगा। तो इसलिए मैंने कहा अपने अधिकारियों से कि आप खुद मौके पर जाएं, मैं खुद मौके पर जाऊंगा, और मैं इस बात के साथ कह सकता हूं कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में हमारा प्रोडक्शन दुगना होगा। से बाबा विश्वनाथ और गंगा यमुना की संस्कृति भी शामिल है। अरुणाचल में सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि सैनिकों के घायल होने की खबर दुखद है, कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी लिखा है कि सेना का काम सराहनीय है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों को घायल होने की खबर अति दुखद व चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीति से काबू पाना जरूरी है। भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में एक बार फिर से जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपने प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद अपनी इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाना होगा। 21 साल पहले 13 सितंबर के दिन संसद भवन में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 9 वीर सपूतों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन वीर सपूतों को नमन किया। इससे पहले सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबित योजनाओं पर पीएम से विस्तार पर बात हुई है, खासकर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं।
लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी रिमांड के लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वारंट जारी किया गया है। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। अब ईडी जेल में बंद अंसारी से पूछताछ करेगी। जेल में ही वारंट को तामील कराया गया है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी रिमांड के लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वारंट जारी किया गया है और मुख्तार अंसारी इस समय यूपी के बांदा जेल में बंद है। अब ईडी जेल में बंद अंसारी से पूछताछ करेगी और जेल में ही वारंट को तामील कराया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई होगी और वहीं हलफनामे के लिए सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। आपको बता दें कि यह सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई है। आरक्षण को लेकर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है और ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी और आपको बता दें कि वहीं हलफनामे के लिए सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। यह सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई है। आजकल जेलों में कैदियों के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था की जा रही है, जबकि पहले की सरकारों में कैदियों की हालत बदतर रहती थी। ये कहना है यूपी के राज्य मंत्री सुरेश राही का। दरअसल सुरेश राही बहराइच के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कारागार का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कैदियों के रहन सहन और खान पीन की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद सुरेश राही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे आधुनिक और बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहले की बात अगर करते हो तो उस समय स्थिति बहुत खराब थी और जब से हमारी योगी सरकार आई है जेलों में सुधार का एक नया आयाम है। कैदियों की देखरेख अच्छी से उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है और हर तरीके से उनकी मदद की जाती है ताकि वो जेल से बाहर निकल के आए जब तो एक अच्छा जीवन जी सकें। हम लोग इस प्रयास में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित हुए काशी विश्वनाथ धाम के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में मंदिर चौक पर यज्ञ हवन पूजन का अनुष्ठान कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर शहर दक्षिणी से विधायक नीलकंठ की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान कराया गया। एक और यज्ञ हवन पूजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर गूंजता रहा। दिव्य नव्य आज के दिन ये भी शब्द कम पड़ जाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुंदरता बताने के लिए। और ये सुंदर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये राजराजेश्वर की राजधानी है, यानी बाबा काशी विश्वनाथ का ये स्थान है। ये वही स्थान है, ये वही कॉरिडोर है जिसका लोकार्पण आज से ठीक 1 साल पहले यहाँ से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था। और ये पहली वर्षगांठ है, तो लिहाजा यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान है, न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं बल्कि यहाँ पर आज शाम को पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और जो रंगारंग कार्यक्रम होगा उस रंगारंग कार्यक्रम के जरिए इसकी भव्यता और दिव्यता देखने को बनती गई। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइटिंग होगी वो लाइटिंग से भी यहाँ सजावट होगी। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। अनुष्ठान को लेकर इसकी जो भव्यता है ये और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये जो सिर्फ जो
जो ये न सिर्फ एक धार्मिक स्थान है बल्कि ये धार्मिक स्थान के चलते यहाँ का जो रूप है, यहाँ का जो स्वरूप है पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात एक साल में करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा आ चुका है और इसके साथ ही साथ करीब 7 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और जिसके चलते ये इस पूरे काशी के आसपास के लोगों की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक। फर्रुखाबाद के कायमगंज में श्री राम कथा समिति द्वारा 7 दिनों के लिए विशाल और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा एवं वाचिका देवी चित्रलेखा द्वारा कथा की शुरुआत की गई है। वहीं कथा के शुभारंभ पर मुख्य यजमान सत्य प्रकाश अग्रवाल, राज्य महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल व मौजूदा अन्य सदस्यों द्वारा चित्रलेखा जी को माल्यार्पण व पुष्प भेंट कर आरती की गई। कथा के शुभारंभ से पहले श्रद्धालुओं द्वारा बांके बिहारी मंदिर में कथा स्थल तक विशाल और भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। बताया जा रहा है कि कथा का 18 दिसंबर को विधिवत समापन होगा। और अगली खबर कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर आनंद नगर से बीती रात तेज धमाके के चलते आसपास हड़कंप मच गया। इस धमाके में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि आसपास की इमारतों में दरारें जरूर आ गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि रजत सोनी नाम का एक युवक मकान में रहता है और समारोह में पटाखे छुड़ाने का काम करता है। भारी मात्रा में उसके कमरे में पटाखा रखा हुआ था और अचानक से विस्फोट होने लगा है। वहीं पुलिस ने पाया कि रजत सोनी के पास पटाखे छुड़ाने का लाइसेंस नहीं है। रजत की गिरफ्तारी पर उचित कार्रवाई की जा रही है। रोहित सैनी नाम के एक व्यक्ति के घर में विस्फोटक में धमाका हुआ और बाद में जांच करने पे पाया गया कि रोहित सैनी द्वारा अवैध रूप से अपने घर में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। रोहित सैनी शादी ब्याह में पटाखा बजाने का काम करते हैं, लेकिन इनके पास इसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो ये एक अच्छी बात रही कि उस विस्फोट में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची। हाँ, आसपास के जो घर थे उनके कई शीशे चटक गए हैं, कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। रोहित सैनी को पुलिस के द्वारा तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाके जांच की गई और प्रकरण में पुलिस के द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अगली खबर रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र से है, जहां पर बरदारी जंगल से एक नरकंकाल मिला है। नरकंकाल मिलने की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और नरकंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक सुबह के समय बरदारी के जंगल गए थे, जहां पर उन्हें नरकंकाल पड़ा हुआ मिला। युवकों ने इसकी जानकारी महाराजपुर के ग्राम प्रधान को दी है। उन्होंने पुलिस में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरेनी क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर में एक पुराना नरकंकाल मिला है, जिसमें केवल खोपड़ी और कुछ हड्डियां हैं। इस सूचना पर तत्काल सरेनी पुलिस में फोरेंसिक टीम के मेरे साथ पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रधान के लिखित सूचना पर पीएम कराया जा रहा है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। जनपद के थाना रहरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिले में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश धीरज उर्फ इमरान खान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि बदमाश ने 2 दिसंबर को 7 साल की मासूम बच्ची की अपहरण किया था और उसके परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश इमरान खान को पुलिस ने रोका तो उसने बाइक पर सवार बच्ची को छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी बदमाश पर फायरिंग की है, जिसमें से बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं बदमाश इमरान जिला अस्पताल से फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस अधीक्षक आदित्य ने रहरा थाना अध्यक्ष के सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें बनाकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौके पर जाके उससे पूछताछ करी गई तो उस व्यक्ति का नाम धीरज उर्फ इमरान खान पता चला है
साथ ही साथ इस व्यक्ति द्वारा 1 दिसंबर को यहाँ पे रहरा में एक छोटी बच्ची का 7 साल की बच्ची का अपहरण किया गया था। इस व्यक्ति पर 50,000 का इनाम भी किया गया था। साथ ही साथ ये व्यक्ति एक दूसरे जिले से भी फरार चल रहा था। पुलिस को पहले से ही इस पे हम लोग अपने सर्च टीम्स हम लोगों ने लगा रखी थी। यहाँ पे मौके पे उस व्यक्ति से एक तमंचा बरामद हुआ है, साथ में एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाकी यहाँ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने पिकअप वाहन से करीब 96 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। बाजार में इस शराब की कीमत 7,75,000 रुपए बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग के एसपी विशाखा अशोक भद्राणी ने बताया कि पिकअप वाहन से ये शराब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग लाई जा रही थी। रात्रि गश्त में लगी पुलिस शराब के इस जखीरे को पकड़ा। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। अवैध नशे के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई के अंतर्गत जो है हमने कल रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की तरफ जाने वाली एक छोटा हाथी को चेक किया, तो जिसमें हमें अवैध तरीके से शराब की 96 पेटियां जो है वो मिली है। इसमें अंग्रेजी शराब है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है आज की डेट में 7,75,000 की इसमें है। और इसमें हमने जो चालक है उसको भी अरेस्ट किया और कोतवाली रुद्रप्रयाग जो है इसमें मुकदमा भी दर्ज कराया। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। आलम यह है कि प्रीतम सिंह के समर्थक शुभकामनाओं के पोस्टर लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे धड़े के लोग सुबह उन पोस्टर को उतार देते हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से बिखराव कांग्रेस के अंदर आया है वो किसी से छुपा नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस इस समय पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। कभी किसी का पोस्टर लग रहा है तो किसी का हट रहा है, किसी का लग रहा है तो दूसरे दिन उतर जाता है। तो ये कांग्रेस में बड़ी लंबे समय से खींचतान चल रही है और मेरे हिसाब से हालांकि उनका अपना पार्टी का मामला है, हमको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, फिर भी जो मीडिया में उभर करके आ रहा है कुल मिलाकर के विपक्ष को एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और ऐसा नहीं दिख रहा है। 3 गुटों में आज की डेट में कांग्रेस बन चुकी है और तीनों गुटों में लड़ाई भी हो रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए खींचतान हो रही है, बयानबाजी हो रही है, तो ये उनका आंतरिक मामला है। और उधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की तरफ ध्यान न देकर राज्य के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार युवा सड़कों पर है और बीजेपी अपनी राजनीति चमका रही है। बीजेपी हमारी गुटबाजी की चिंता न करे, वो अपना घर संभाले। हमारे यहाँ क्या हो रहा वो इसके हमसे चिंता होने की वजह राज्य के बारे में सोचे, सरकार कैसी चले उस बारे में सोचे, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सोचे, पलायन के बारे में सोचे, कैसे रोकेंगे, प्रदेश की आर्थिक हालात कैसे सुधरेंगे, इसमें जवाब दे। उनके तो मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि जो मछली हमेशा मुंह खोले रहती है, बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी फंसती है। वो किसके लिए कहा था? 2 मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगा दिया था, तब बीजेपी को नहीं दिखता है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ हैं और कहीं पर भी किसी के प्रति किसी को भी कोई मन में दोष नहीं है। सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे, आगे चलेंगे। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। उसके लिए अब अधिकारियों को फील्ड विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रधानमंत्री के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहा है, जिसमें किसानों की आय दोगुना कर राज्य की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मंडुआ, झंगोरा और रामदाना के उत्पादन पर विभाग फोकस कर रहा है। उसका उत्पादन दोगुना हो सके, उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2025 तक किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। 2023 को मोदी जी ने मिलेट ईयर्स घोषित किया है और आज मिलेट्स की इतनी डिमांड है। एक तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राशन की दुकान में हम
गरीबों को राशन देते हैं उसमें 1 किलो हम मड़ुआ भी देंगे, तो कम से कम 10 लाख टन हमारा उसमें चले जाएगा। इसी प्रकार हम मिड डे मील में, आंगनवाड़ी में भी अपने मोटे अनाज को वहां पर भेजेंगे ताकि इसकी खपत बढ़े। और दूसरा हमने एक चीज ये आज सुनिश्चित की है, परसों हमारी मंडी की बोर्ड की बैठक है, क्योंकि जो हमारा किसान पैदावार पैदा करता है उसका सही दाम नहीं मिलता। हम मोबाइल वैन के द्वारा किसान के घर में जाकर, उसके खेत में जाकर उसकी उपज को हम खरीदेंगे, ताकि बीज का जो 7-8 रुपए का जो बीज का व्यापारी खा जाता है, जो किसान को नहीं मिलता, वो किसान तक पहुंचेगा और इससे हमारे जो मिलेट्स है उसके उत्पादन में बढ़ावा होगा। हम मड़ुआ, झिंगोरा और रामदाना इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। उसके लिए हम लगातार, और मैंने अपने डायरेक्टर से कहा है कि आप 20 दिन यहां रहेंगे और 10 दिन आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि जब हम कोई व्हाट्सएप पे कोई चीज देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं, और धरातल पर जब जाते हैं तो बहुत अंतर होता है। ये मैंने खुद महसूस किया है जब मैंने 2 गार्डनों का निरीक्षण किया। अभी मैं उससे पहले मैं चंपावत गया था, और हम अपने गार्डन्स को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे हम गंगा लहरी को गए थे, वहां पर हम हॉर्टिकल्चर, वहां पर क्योंकि गंगा के किनारे टूरिस्ट वहां पर आएगा, अच्छे अच्छे फूल वहां पर हम लगाएंगे, हट्स वहां पर होंगी, टूरिस्ट आएगा तो वहां पर ठहरेगा। तो इसलिए मैंने कहा अपने अधिकारियों से कि आप खुद मौके पर जाएं, मैं खुद मौके पर जाऊंगा, और मैं इस बात के साथ कह सकता हूं कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में हमारा प्रोडक्शन दुगना होगा। देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की आपको बता दें कि ग्रुप डी पोस्ट में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए आदेश को बरकरार रखा है। हम आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ग्रुप डी पोस्ट में स्वीकृत 76 पदों की जगह बैंक में 115 कर्मी रखे गए थे। इनमें से 39 कर्मचारी जरूरत से अधिक थे, जिसकी सैलरी की बोझ को देखते हुए बैंक के रजिस्ट्रार ने 25 नवंबर 2022 को एक आदेश जारी कर कहा कि बैंक में सेक्शन पोस्ट से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी नहीं दी जा सकती है। इस आदेश को 39 प्रभावित कर्मचारियों में से 8 प्रभावित कर्मियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद से उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार के आदेश को बरकरार रखा है।